उत्तराखंड शिक्षा स्थल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, और या उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी जब भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बना रहे। यहाँ पर ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सामान्य हिंदी जो है उसका लेक्चर मैं आप लोगों को ले रही हूँ। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी आपके लिए ले चुकी हूँ और यहाँ पर आगे ये सेकंड लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो जितने भी कैंडिडेट सुबह 8 से 9 मेरी ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और यदि उनका लेक्चर में कुछ छूट गया है और वो दोबारा से इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर देखें, यहाँ से उन्हें नोट्स भी मिल जाएंगे। तो और यदि कोई यूट्यूब चैनल पर के माध्यम से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी का आरंभिक इतिहास है वो कहाँ से माना जाता है। तो हिंदी का जो आरंभिक इतिहास है वो आपका माना जाता है अपभ्रंश से, ठीक है। हिंदी का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था क्वेश्चन में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। आरंभिक इतिहास जो है हिंदी का वो अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। अब ये जो अवहट है ये क्या है? अवहट जो है जब अपभ्रंश से का विकृत रूप जो है वो अवहट है। अवहट को हिंदी का देहाती रूप भी कहते हैं। अवहट जो है अपभ्रष्ट शब्द का एक विकृत रूप है। अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप जो है वो कहलाता है अवहट। और अवहट का अगर हम कालखंड देखें कि जो अवहट है वो कब से कब तक रहा, तो 14वीं सदी तक जो है वो अवहट चला था। 19वीं ईस्वी से लेकर 11वीं ईस्वी तक अवहट का काल रहा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें जो है लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करी थी। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक हिंदी काल की तरफ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आधुनिक हिंदी काल है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है प्राचीन हिंदी, दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, तीसरा है आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी का जो काल है वो आपका है 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का जो काल है वो है 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो आधुनिक हिंदी का जो काल माना गया है वो माना गया है 1850 से लेकर जो हम अब तक बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनता है वो ये है कि आधुनिक हिंदी के जनक कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत जो हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको नाम याद होना चाहिए। आधुनिक हिंदी के जो जनक हैं, जिन्होंने आधुनिक हिंदी को चरम तक पहुंचाया साहित्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपभ्रंश की तरफ कि अपभ्रंश जो है उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था। तो मैंने आपको बताया था कि जो तृतीय प्राकृत काल है उसमें अपभ्रंश जो है वो हमें मिला था, उसमें अपभ्रंश शुरू हो गया था, है ना। अपभ्रंश का जन्म हुआ था तृतीय प्राकृत काल में। जो आपका आधुनिक काल था उसमें तृतीय प्राकृत काल जो है उसमें अपभ्रंश का जन्म हुआ था। और अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड है वो आपका चला था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अगर हम अपभ्रंश की सदी की बात करें तो अपभ्रंश 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक चला। अपभ्रंश का मैंने शाब्दिक अर्थ आपको पहले भी बताया है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन होना, यानी कि किसी में एरर आना शुरू होना। जब भाषा में जो है त्रुटि आनी शुरू हुई, भाषा में एरर हुआ, भाषा का पतन शुरू हुआ, तो वो जो है दूसरी में चेंज हो गई, यानी कि अपभ्रंश जो है वो अवहट में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं अपभ्रंश के प्रथम कवि का नाम बताऊं तो जो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं वो है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। आपको पता है कौन सी रचना लिखी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वाल्मीकि जी की रचना का नाम। और अपभ्रंश के जो वाल्मीकि हैं वो है स्वयंभू। और इनकी एक बहुत ही ये रचना का नाम है, ठीक है, प्रमुख रचना जो है इनकी वो है पौम चरऊ। तो इसको जो पौम चरऊ है इसको राम काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ये क्योंकि ये जो है ये अपभ्रंश में है, अवहट है, इसकी देहाती में है ये, तो इसको हिंदी में कहा जाता है राम काव्य। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप याद करके जाएं कि अपभ्रंश के प्रथम कवि का नाम क्या था,
तो स्वयंभू है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। उनकी रचना का नाम क्या था, ठीक है। और उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा था, ठीक है। तो अपभ्रंश का जो पहला प्रबंध काव्य है वो था आपका भविष्यत कहा, और इसके जो रचनाकार है वो है धनपाल, ठीक है। धनपाल ने लिखा था भविष्यत कहा, और इसे अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपभ्रंश के भेद की तरफ। अपभ्रंश के भेद कितने होते हैं, अपभ्रंश जो है वो कितने टाइप के होते हैं। भेद मतलब टाइप्स होता है। भेद को अगर हम देखें, जितने जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाने वाली हूँ। कुछ बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी जो है वो इंग्लिश में समझानी पड़ती है समझ रहे हो तुम लोग, हिंदी जो है वो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बच्चे। CBSE और ICSE वाले भी पेपर देते हैं तो जो अपभ्रंश के भेद हैं, अपभ्रंश के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, तो अपभ्रंश 6 टाइप का होता है। अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहला अपभ्रंश बताती हूँ। पहला जो अपभ्रंश है हमारा वो है शौर सेनी। शौर सेनी, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, पहला अपभ्रंश है शौर सेनी, ठीक है। तो इस अपभ्रंश से जो उपभाषाएं निकली हैं, मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश से हिंदी तो निकली ही है, प्राचीन हिंदी निकली है, और अपभ्रंश से कुछ हिंदीतर भाषाएं भी निकली हैं। तो अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है, अपभ्रंश से कौन सी हिंदी भाषा निकली है, एक तो पश्चिमी हिंदी निकली है ये वाली, और एक राजस्थानी निकली है। और जो हिंदीतर भाषा है जो कि शौर सेनी अपभ्रंश से निकली है वो है गुजराती। तो गुजराती जो है वो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है, लेकिन वो हिंदी नहीं है, हिंदीतर है, और ये उपभाषा भी नहीं है। शौर सेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं निकलती हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ठीक है। और गुजराती जो है वो हिंदीतर भाषा है, उपभाषा नहीं है। तो यहाँ पे ये शौर सेनी अपभ्रंश से निकली है 2 उपभाषा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ दूसरा जो हमारा अपभ्रंश है, जो हमारा दूसरा अपभ्रंश है उसका नाम क्या है, अर्धमागधी। अर्धमागधी से जो हमारी उपभाषा निकली है उसका नाम है पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है, और अर्धमागधी अपभ्रंश है, और पूर्वी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है। अब हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा जो अपभ्रंश है हमारा वो है मागधी। तो मागधी से कौन कौन सी जो है उपभाषाएं निकलती हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मागधी से निकली है, जो मागधी से हमारी भाषाएं निकली हैं वो निकली है हिंदीतर भाषा, एक तो ये वाली, तो और एक निकली है हिंदी, बिहारी हिंदी। तो जो ये बिहारी हिंदी है ये है उपभाषा। मागधी जो है वो अपभ्रंश है, उसकी जो उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। और बंगला, उड़िया और असमिया भी इसी से निकली है, मागधी से। मागधी अपभ्रंश से ही निकली है, किंतु ये हिंदीतर भाषा है, ये हिंदी से इतर है, ये हिंदी नहीं है, तो ये उपभाषा भी नहीं है। तो मागधी की जो उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। बात समझ में आ गई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन पूछो आप लोग कमेंट बॉक्स में, आई विल ऑल्सो आंसर, ठीक है। और अगर आंसर नहीं दे पाएंगे उस समय तुरंत, तो थोड़ी देर बाद आंसर करेंगे, आंसर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चौथा अपभ्रंश बता देती हूँ। तो जो चौथा अपभ्रंश है हमारा वो है आपका खस। खस जो है वो आपका चौथा अपभ्रंश है, और खस से जो उपभाषा निकली है उसको हम बोलते हैं पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और पहाड़ी हिंदी हमारी उपभाषा है, ध्यान रखना, पहाड़ी हिंदी हमारी हिंदी की उपभाषा है। अब जो हमारा पांचवा अपभ्रंश है वो है हमारा ब्राचड़। ध्यान से पढ़ो, ब्राचड़। और इससे जो भाषाएं निकली हैं वो है हमारी हिंदीतर भाषाएं, ये कोई उपभाषा नहीं है, कोई उपभाषा नहीं है। सिंधी और पंजाबी जो हैं वो हिंदीतर भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं छठा अपभ्रंश जो हमारा है वो है हमारा महाराष्ट्री, और इससे निकली है मराठी। तो मराठी भी हिंदीतर भाषा में आती है, ठीक है, हिंदी से इतर है, ठीक है। तो ये भी उपभाषा नहीं होगी।
तो अगर हम उपभाषाओं की बात करें, विभाषाओं की बात करें, जो कि हमारी हिंदी से निकली हैं और जो कि हमारे हमारे अपभ्रंश से निकली हैं, वो हमारी कौन कौन सी हैं। तो देखो, जो हिंदी है उसकी मैंने आपको बताया था 5 उपभाषाएं हैं। एक तो है पूर्वी हिंदी, एक है पश्चिमी हिंदी, एक है बिहारी हिंदी, एक है राजस्थानी हिंदी और एक है पहाड़ी हिंदी। तो इस तरह से ये पांचों जो हैं उपभाषाएं कहलाती हैं हिंदी की। आप इनको याद कर लीजिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पर अब हम बढ़ेंगे कि हमने उपभाषा तो देख ली कैसे निकली हैं। अब हम देखेंगे इन उपभाषाओं से, 5 उपभाषाओं से 17 बोलियाँ जो हैं वो कैसे निकलती हैं, वो कैसे निकली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसको निकाल के बताती हूँ। इसके लिए मैं आपको कुछ फार्मूले भी बताऊँगी। तो यहाँ पे देखो, जो शौरसेनी अपभ्रंश है हमारा, उससे जो हमारी बोलियाँ निकली हैं वो कितनी हैं। तो देखो, ये शौरसेनी अपभ्रंश है हमारा। ठीक है, शौरसेनी क्या है, अपभ्रंश है। और इसकी जो उपभाषा है मैंने आपको बताई पश्चिमी हिंदी है। तो इससे कितनी बोलियाँ निकल रही हैं, इससे 5 बोलियाँ निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिटेल में आपको बताती हूँ, और भी डिटेल में करके बताऊँगी। मैं इसका आपको एक सूत्र दे रही हूँ।